नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में 36 नियुक्तियों पर हो रही सियासत। जहां भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में 36 पदों पर नियुक्ति कर दी। ये नियुक्तियां जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए की गई है, लेकिन इनमें चुनाव हारने वालों का भी ध्यान रखा गया है और उन्हें एकोमोडेट किया गया है। जिन 36 लोगों की नियुक्ति की गई उनमें से 15 ओबीसी हैं, 4 जनजातीय समुदाय से हैं और 3 अल्पसंख्यक हैं। सतनामी समाज से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई है। सूची में 4 महिलाएं हैं और कुल 32 पुरुष इसमें शामिल हैं। अभी भी 10 निगम और मंडलों में करीब कुल मिलाकर 20 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां किया जाना अभी बाकी है। लेकिन इस पहली सूची पर ही बवाल मच गया है। एक तरफ तो भाजपा संगठन के भीतर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर और कुछ लोग दबी जुबान में नियुक्तियों की लेकर आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद एक्ट के हिसाब से नियुक्ति नहीं की गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि करीब 1 दर्जन निगम और मंडलों में हाईकोर्ट का स्टे लगा है, उसके बाद भी भाजपा ने नियुक्ति कर दी है। उधर भाजपा के कुछ असंतुष्ट नेताओं को अब दूसरी सूची का इंतजार है। क्या बीजेपी दूसरी सूची से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और महिलाओं को इतना कम प्रतिनिधित्व देने से आगे महिला आरक्षण के वक्त नेतृत्व कैसे मिलेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। पार्टी ने निगम मंडल के 36 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, लेकिन बेहद ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को ही इस नियुक्ति में ठगने का काम किया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष एक व्यक्ति को बना दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद के एक्ट के हिसाब से उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उसके उपाध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री होते हैं और उसमें सिर्फ 9 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। तो बिना एक्ट में संशोधन किए बिना कानून को बदले हुए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, तो संवैधानिक रूप से वो गलत है। अब इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ को नेशनल डेयरी बोर्ड को दे दिया गया, एनडीबी को, और उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। तो अध्यक्ष महोदय करेंगे तो क्या करेंगे? 1 दर्जन से अधिक ऐसे निगम मंडल ऐसे आयोग हैं जहाँ पे हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, वहाँ पे नियुक्तियाँ कर दिया है। बिना हाईकोर्ट की स्टे आप आदेश निकालते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो इस प्रकार से अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगने का काम। एक तो नियुक्ति में लगभग 1.5 साल लगा दिया, 1.5 साल बाद जब नियुक्ति की गई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन पदों पर बैठ के काम करने की स्थिति में नहीं रहे। देखिए, आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान सरकार में और संगठन में मिलेगा। सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारे एक कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करके इस तरह से छत्तीसगढ़ में हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बराबर महत्व मिलेगा और सबको साथ लेकर चलेंगे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो जहां पर निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस भी मजे ले रही है, जहां पर नियुक्तियों को लेकर वो कार्यकर्ताओं के साथ जो गलत हुआ उसको उठा रही है, साथ ही साथ तकनीकी खामियां भी गिना रही है। जान लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। चलिए, आलोक सोनी बीजेपी से हमारे साथ, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से, गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी, लिस्ट जारी हुई निगम मंडल की और उसके बाद आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के पोस्ट भी सामने आ गए। जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से कहा तो जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत तो असंतोष होगा ही। लेकिन आमतौर पे जो बीजेपी अपनी पार्टी के डिसिप्लिन की बात करती है, अगर वहीं के बड़े नेता अगर अपना असंतोष पब्लिक में सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता और जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं अभिषेक जी, उनको मेरा नमस्कार। जहां तक मैं समझता हूं, जिस प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की फौज है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर देखिए, हजारों लाखों करोड़ों आज की संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोई कम मेहनत किया होगा, कोई ज्यादा किया होगा, और पद जो होते हैं वो सीमित संख्या में होते हैं, तो सभी को एक आस होती है राजनीति में, ये आपको भी पता है। अगर किसी को कोई उचित दायित्व नहीं मिल पाया, उचित पद नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कुछ यदि लिख दिया सोशल मीडिया में, उसे इस तरह से नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात को कि उनका पार्टी से मोह भंग हो गया या पार्टी के खिलाफ कोई बात, एक भी किसी भी पार्टी के खिलाफ तो किसी भी कार्यकर्ता ने या किसी भी पदाधिकारी ने कोई भी बात नहीं कही।
हम जो है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है, हम्म। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कि शासन सरकार की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे और उसका हम्म। भला हो सके और उसके जीवन स्तर में सुधार हो सके। और उसी प्रयास के लिए एक एक कार्यकर्ता जो है वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो हर प्रदेश में हो, देश में हो। और हम जो सत्ता को है सुख भोगने का एक साधन नहीं मांगते हैं, हम सत्ता को जो है अभिषेक जी, हम मानते हैं कि हम जनता की सेवा कर सकें और जनता को उनका हक दिला सके। हम्म। तो इस तरह लेकिन की जो लेकिन आलोक जी, बातें आप ये भी तो मानते होंगे बेबुनियाद हैं। लोकसभा और जी। विधानसभा के चुनाव में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कार्य करने की जमीन पर, और जब उन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया, तो जाहिर तौर पर वो उम्मीद कर रहे होंगे कि अब पार्टी भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी सरकार में। कि ये पार्टी का अपना फैसला है और हम्म। पार्टी जो है वो कब किसको कौन सी जिम्मेदारी देगी अभिषेक जी, ये कोई नहीं जानता। आज हम्म। देखिए एक चाय वाला जिसे हम कहते हैं, आज वो हमारे प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। कभी वो हम्म। चाय बेचा करते थे स्टेशन पे। तो क्या क्या अब ये संभव है? ये संभव हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है कि किसी के मेहनत को किस वक्त रिवार्ड देना है, किस वक्त उन्हें वो दायित्व देना है। और हम हमेशा से बार बार इस बात को फिर मैं दोहराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम पद के लिए हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं। ना मेरा हम्म। कोई भी कार्यकर्ता या ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पद के लालच से जुड़ा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी उससे जुड़ा हुआ है और उसी हम्म। आइडियोलॉजी के साथ में वो काम करता है। लेकिन आलोक जी, जो आरोप आप बीजेपी कांग्रेस पे लगाते हैं कि वहां गुटबाजी है, वहां पर चहेतों को स्थान दिया जाता है, वही आरोप आज कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पे कि जो चरण वंदना करते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, जिन्होंने काम किया उन्हें स्थान नहीं दिया गया। ये जो व्यथा कथा जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं या कांग्रेस के कोई नेता कह रहे हैं, तो वो अपने दिल की बात जो है, जो उनकी पार्टी में वो कह नहीं सकते, तो उसे इस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस बात को आड़े लेकर के। मैं समझता हूँ जितनी चरम पे गुटबाजी और जिस तरह से टिकट को बेचा तक गया विधानसभा में, और उनके खुद के विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने इस आरोप को किया, आरोप मढ़ा है उनके नेताओं पर में कि किस तरह से टिकट की बंदरबाट हुई, किस तरह से टिकट को बेचा गया। तो ये सारे आरोप तथ्यहीन आरोप है मैं समझता हूँ अभिषेक जी, और ये उनके अपने ही पार्टी की व्यथाकथा है जो हम बहाना लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी पर मरने का प्रयास कर रहे हैं। जवाब लेते हैं श्रुति जी, जाहिर तौर पर कांग्रेस को मौका मिल गया है। जब आपके यहाँ पे निगम मंडलों की नियुक्ति हुई थी तब भी कुछ इसी तरह के सवाल उठे थे, लेकिन क्या कारण है? एक तरफ तो नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जैसे हाईकोर्ट के स्टे की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद एक्ट। क्या खामियां दिख रही हैं कांग्रेस को इसमें? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए एंकर महोदय, सबसे मेन बात कि भारतीय जनता पार्टी की मुझे ये किस प्रकार की रीति नीति है समझ नहीं आती कि अब इनके यहाँ जब घोषणा हुई है निगम आयोग मंडल की, तो जब इनके कार्यकर्ता जब उस चीज का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, तो ये उस चीज को बोलते हैं कि नहीं ठीक है, सीमित पद होते हैं, हर किसी को नहीं बांटे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में एकता है एटसेट्रा, ये सब बातें ये करते हैं। लेकिन जब यही चीज विपक्षी दलों में होता है तो इनको ये सब चीजें समझ नहीं आती, इनको ये सब चीज अंतरकलह दिखती है, गुटबाजी दिखती है। अब सोचिए आप, ये लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते आए। आपने भी अभी वही प्रश्न पूछा आलोक जी से कि भाई कांग्रेस पे आप लोग आरोप लगाते थे कि नहीं कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुल करके विरोध करे। तो ठीक है, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कार्यकर्ताओं को खुल करके उनकी बात को बोलने का मौका भी दिया जाता है। और ये अब कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बातें किस तरीके से बोलता है और नेता उनकी बातों को किस तरीके से लेते हैं। एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस की में जब मंडल आयोग के अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों के सदस्यों की नियुक्ति हुई थी तो कुछ समय लगा था, और समय इसलिए लगा था क्योंकि बहुत विचार करके, बहुत मंथन करके इस पर जो है डिसीजन दिया गया था। लेकिन अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में आपने घोषणाएं तो कर दी, पहली लिस्ट आई है, हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं को इंतजार होगा कि आने वाली दूसरी तीसरी लिस्ट में उनका नाम आ जाए। लेकिन अभी से जो आक्रोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा है कि पहली लिस्ट में आप देखेंगे कि इनके मतलब बहुत बड़े सीनियर प्रवक्ता है ना, हमारे ग्रुप के, संचार विभाग के। तो ठीक है, भले वो विपक्षी पार्टी से, लेकिन आप उनका भी दर्द देखें ना। एक प्रवक्ता मतलब अपनी बातों को कहने के लिए मीडिया में वो कितनी मेहनत करता है। और उनका पहले भी मैंने आक्रोश देखा था जब उनको टिकट नहीं मिल पाई थी विधानसभा
चुनाव में, और अभी भी खुल करके उन्होंने कहा है, भले पार्टी के लिए खुल करके नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली जो कहा है वो लोगों को समझ तो आ रहा है कि मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है कि मैं इतने बड़े पद को संभाल पाऊं। चूंकि शायद उपाध्यक्ष बने तो उनकी इच्छा रही होगी कि मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे अध्यक्ष पद का मतलब इनाम दिया जाए। तो इस प्रकार की बातें अगर कार्यकर्ता सोशल मीडिया में आपके लिख रहे हैं, तो भाई विपक्षी पार्टी को तो मौका मिलेगा, क्योंकि आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जब ऐसी बातें बोलते थे तो बहुत बड़ा मुद्दा इस चीज को बना लेते थे। लेकिन अब सत्ता सरकार में रह करके आपके कार्यकर्ता ये चीज कर रहे हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, आपके सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने वाकई में जमीनी स्तर पर मेहनत की है। तो फिर ऐसा फिर कैसे हो सकता है? विपक्षी पार्टी को शौक तो है नहीं अभिषेक जी। और फिर कई ऐसे आयोग और मंडल है जहां पर अगर स्टे की बात की जा रही है तो विपक्षी पार्टियां जब कुछ बात करती तो तथ्य के साथ वो बात की जाती है जो सीनियर नेता कांग्रेस के कर रहे हैं। तो उन सब पर भी विचार करके भारतीय श्रुति जनता जी, पार्टी डिसीजन ले, ताकि कितने जिन कार्यकर्ताओं को इनाम कितने स्वरूप ये पद तथ्यों के दिया गया साथ है में, वो भी इस चीज का उपभोग कर पाए, ना कि उनके लिए ये लॉलीपॉप साबित हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गंगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मौजूदा सरकार ये कह रही है कि जो उपयुक्त था वही किया गया, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की भी बात हो रही है, और विपक्ष आरोप लगा रही है कई तरह के, या एक कुछ ऐसे नेताओं को जो है नियुक्ति दे दी गई है जो डिजर्व नहीं करते, कुछ ऐसे सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया गया जो डिजर्व करते थे, और कुछ ऐसे को नियुक्ति दे दी गई जो बड़े नेताओं के करीबी थे। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। गंगेश जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपने अनम्यूट किया क्या? चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है। गंगेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आलोक जी, सवाल वही है कि कुछ ऐसी भी नियुक्तियां की गई हैं जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं रहा था, और जो शायद इतने रेलेवेंट नहीं है, और इतने लंबे समय से शायद उतने जमीनी स्तर पर काम भी नहीं करते रहे, उनको नियुक्त किया गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेताओं को नियुक्ति दे दी गई जो करीबी माने जा रहे हैं, खासतौर से विपक्ष द्वारा रमन सिंह जी का बार बार नाम लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी नेता हो, अगर यदि वो पार्टी में काम कर रहा है तो एक किसी न किसी बड़े नेता के साथ एसोसिएट होता है, उनके राजनीतिक अनुभव से सीखता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस नेता के कारण ही उस पद पे मौजूद है, या उस नेता की वजह से उन्हें ये पद या दायित्व। अगर ऐसी बात थी तो डॉक्टर साहब अपने सुपुत्र को भी ऐसा कोई पद दिला सकते थे, कोई दायित्व दिला सकते थे। अगर यही एक बात आप कर रहे हैं, रमन सिंह जी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो वो उन्हें भी दिला सकते थे। उनको तो कोई पद दायित्व उन्होंने नहीं दिलाया है। तो ये खामखा जो अफवाह फैलाने वाली बातें हैं। और पार्टी ने यदि किसी को भी मैं आज आप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं, अगर किसी को भी यदि कोई दायित्व या पद दिया है तो उनके पूर्व वर्तमान कामों को, कार्यों को पार्टी के प्रति और जनता के प्रति, केवल पार्टी के प्रति नहीं, जनता के प्रति उन्होंने कितनी ईमानदारी से उन सब कामों को किया, या जनता की आवाज बनने का कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए उनको ये जो जनता का प्रतिनिधि बनाया जाए, और जो ये पद, जो महत्वपूर्ण पद है जितने भी आज उनकी घोषणा हुई है, उसके आधार पर में ही दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है कि गुटबाजी की, इस गुटबाजी को हमने नगरीय चुनाव के पहले देखा। बिलासपुर में किस तरह की घटना हुई, खुलेआम जो है वहां के पूर्व महापौर जो है किस तरह से गाली गलौज पे उतर गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद में इनके एक पूर्व विधायक ने किस तरह से खुलेआम इस बात का आरोप लगाया कि ये टिकट जो है वो पैसे लेकर के बांटेगा, और ये टेलीफोनिक जो ऑडियो है उसको भी रिलीज किया गया। तो ये जो बातें हैं, आज हमारा जो भी, अगर आज हम आप पद की बात करते हैं या हम बोलते हैं कि हमने इस नेता को बनाया है, उस नेता को बनाया है, तो ये सब कुछ जो है वो हमारा पार्टी का एक आंतरिक मामला भी है अभिषेक जी की, इसको क्या आलोक सोनी जी ये भी मानेंगे कि कुछ लोग असंतोष जाहिर कर रहे हैं। चलिए, उदाहरण के तौर पर गौरी शंकर श्रीवास को ले लेते हैं। उपाध्यक्ष के पद पर उन्हें नियुक्ति दी गई तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझा कि नहीं, वो इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, इसलिए वो पद लेने से उन्होंने इंकार कर दिया। अभी सेकंड लिस्ट भी आनी है, अब अगर ऐसे में उनका नाम सेकंड लिस्ट में आता है अध्यक्ष पद के तौर पर किसी और निगम में, तो क्या ये माना जाए कि थोड़ी त्रुटि हुई है यहाँ पर लिस्ट जारी करने में, या फिर कह सकते हैं कि काफी समय भी लगा तो असमंजस की स्थिति थी कई नेताओं को लेकर बीजेपी के अंदर? अभिषेक जी, देखिए, गौरी शंकर जी जो है मेरे अभिन्न मित्र हैं, और यदि उनको किसी प्रकार से ये इस बात का इल्म है या ऐसा लगता है कि उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है, तो वो अपनी बात को सोशल मीडिया नहीं, वो पूरे सक्षम है
पार्टी आला कमान तक पहुंचा सकते हैं, पार्टी हाईकमान को बोल सकते हैं, संगठन में बात रख सकते हैं, पार्टी फोरम में बात रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी बात को रखेंगे। बहुत समझदार और बड़े नेता हैं, पुराने हैं। तो जहां तक उनके असंतुष्टि की बात है, तो यदि पार्टी को लगता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मानवीय स्वभाव है ठीक कि है। वो जो काम करता है उसको यदि उसके अनुसार यदि लगता है कि नहीं मिला, आज मैं बोलूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो तो पार्टी को तय करना है ना ठीक कि आलोक सोनी ठीक को मुख्यमंत्री बनाना है कि मंत्री ठीक है, बनाना है। बहुत देर ये से पार्टी इंतजार तय कर रहे हैं करेगी गंगेश जी। हमारा। गंगेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? सर आवाज पहुंच रही है, जी। मेरी आ रही है आवाज? जी जी, स्पष्ट है। गंगेश जी, बात तो तमाम राजनीतिक दलों में ही जब नियुक्तियां होती है, पद देने की बात होती है, तो कहा जाता है कि योग्यता के आधार पर दिया जाएगा, जो उचित होगा वही फैसला लिया जाएगा। लेकिन बाद में जो भी विपक्ष होता है वो ये आरोप लगाता है कि नहीं देखिए, चहेतों को दे दिया गया, वफादारी का फल मिला है या कोई गठजोड़ है, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन तीनों का ही समीकरण होता है, जिसके चलते राजनेता नीचे से ऊपर पहुंचता है, चाहे बात योग्यता की हो या वफादारी की हो या किसी का चहेता होने की। और शायद इस लिस्ट में भी कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी के सामने बड़ा संकट रहता है ऐसे अवसर पर कि किसे संतुष्ट करें, किसे संतुष्ट ना करें। और ऐसे में अधिक से अधिक लोग और बहुत सारे दावेदार रहते हैं, जिनको कई लोग को अवसर मिलता है, कई लोग को अवसर योग्य होने के बावजूद नहीं मिल पाता है। लेकिन इस बार की नियुक्ति में मुझे लगता है कि कुछ गंभीर त्रुटियां हुई हैं, जिसपे खासतौर पर ध्यान देना चाहिए था। जैसा कि बताया कि गया कि कुछ मामले में स्टे है कोर्ट में, उनमें नियुक्तियां कर दी गई है। संस्कृति विभाग में जो नियुक्ति हुई है, मुख्यमंत्री का पद है, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सीनियर लीडर है, पूर्व गृह मंत्री हैं ननकी राम कंवर जी, उन्होंने लेटर लिखकर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि इन नियुक्तियों में कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गई है जो पिछली बार जब 3 बार का कार्यकाल था डॉक्टर रमन सिंह का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, उस दौरान रहकर भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। और वो ऐसे लोगों के कारण पार्टी 2018 में चुनाव हारी थी। ऐसे लोगों को भी नियुक्ति दे दी गई इसमें। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और ये पत्र जो है एक सीनियर पूर्व गृह मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको निश्चित तौर पर भाजपा के जो अभी वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व है, उसको इस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और विचार करके तो गंगेश जी, आपके इस बयान से ये लगता है कि जाहिर तौर पर इस लिस्ट में रमन सिंह जी की चली है, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अब वो विधानसभा अध्यक्ष है, तो उनके जो चाहने वाले या करीबी है उनको आगे रखा गया इस लिस्ट में। ये बात लगातार कही जा रही है कि डॉक्टर रमन सिंह के हिसाब से चीजें चल रही हैं। और देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी भी जो मंत्रिमंडल भी का जो विस्तार हुआ था, उसमें डॉक्टर रमन सिंह की इसलिए चल रही थी कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और चाहते तो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब राजनीतिक फैसले होते हैं इस तरह के, तो उसमें बहुत सारे समीकरण देखे जाते हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनके हिसाब से ही, जैसे देखिए अभी जो मुख्यमंत्री वर्तमान, वो भी उनके चहेते थे। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की में भूमिका डॉक्टर रमन सिंह की थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि खाली डॉक्टर रमन सिंह के हिसाब से सब चीजें चल रही है। जो समीकरण जो बैठते हैं तत्कालीन युग में, तो पूरी तरह से मतलब हर तरह से संतोषजनक हो, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उस तरह से उसके तहत चीजें जारी की जाती है। बहुत सारे बड़ी पार्टी है, बहुत सारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, तो निश्चित तौर पर सबको संतुष्ट कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन अपने हिसाब से नियुक्तियां हुई हैं और होनी चाहिए थी और जल्दी होनी चाहिए थी। गंगेश जी, ये जो सुशील आनंद शुक्ला जी के द्वारा जो तकनीकी खामियां गिनाई जा रही नियुक्तियों को लेकर, खासतौर से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद एक्ट को लेकर उन्होंने जो तर्क दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं इसके। जी, तो ऐसी गंभीर त्रुटि कैसे हो गई सरकार में बैठे होने के बावजूद? तो इसमें नियुक्ति के वक्त कहना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष है, अभी रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे दोनों डिप्टी सीएम, ये सारे लोग बैठ के इसको तय किए होंगे। ऐसे में ऐसी गंभीर त्रुटि होना वाकई आश्चर्यजनक लगता है। इस पर निश्चित तौर पर सुधार करना चाहिए। तो इसमें कोई ना कोई जाके पीआईएल लिटिगेशन में चला जाएगा मामला और वो पद जाके फंस जाएगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है सुशील आनंद शुक्ला ने, कि अगर ऐसी नियुक्ति हो भी गई है तो उस अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है, वो जाके करेगा क्या? जैसे दुग्ध का संघ का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर वहां पे केंद्रीय संघ को दे दिया गया, तो यहाँ पर अभी जो अध्यक्ष बना उसका कोई वैल्यू वहां पे कोई भूमिका ही नहीं है। तो ऑनरेरी जैसी नियुक्ति हुई, किसी काम की नहीं हो नियुक्ति। तो ऐसे मामलों में ऐसी नियुक्तियों पर ये तो वही गंभीर त्रुटि है। मैं कहता हूँ अगर 15 साल पहले राज किया तो आपको सारी बारीकियां मालूम है, उसके बाद अगर त्रुटि हो रही है,
या तो सूची बहुत ही बेजोल तरीके से बनी है या फिर उसमें सीनियर लोग इन्वॉल्व नहीं है। आलोक जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? काफी सारी त्रुटियां हैं लिस्ट में और ये भी काबिल गौर है कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में आपने नए चेहरों को मौका दिया था। एक तरह से देखने को मिला था कि आप अपनी पूरी पार्टी को छत्तीसगढ़ में रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, लेकिन अब जब निगम मंडलों की लिस्ट आई है तो आरोप यही लग रहा है कि जिन नेताओं के चक्कर में आपकी पार्टी की छवि खराब हुई, उन्हीं नेताओं को फिर से पद दे दिया गया। नहीं अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। आज भी जो लिस्ट है उस पे आप बहुत गंभीरता से देखेंगे और जो पार्टी के द्वारा जो चुनावों की जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उनको ही फिलहाल जो है पद की घोषणा की गई है। और अभी आने वाले समय में और घोषणाएं होगी, अभी और भी बहुत सारे जो पद हैं वो बाकी है। ऐसा नहीं है जो बाकी उनके जो कार्यकर्ता है या और भी जो हमारे नेतागण हैं जिन्होंने काम किया उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक ये त्रुटि की बात है, ये मुझे देखने एक बार मैं इस पे जो कानूनी मामला है उसे देखना चाहूंगा। लेकिन इस पे जो कानूनी मामला फंसा है, जो इस पेज फंसा है, वो पेज को हम जो है भूल जा रहे हैं। वो पेज किसने फंसाया है? वो पेज फंसाया है कांग्रेस शासन काल में। कांग्रेस ने जब अपने यहाँ पर निगम मंडल पे नियुक्ति दी थी तो उस समय पे जो कार्यवर्ष जो था वो किसी प्रकार के कार्यवर्ष की निगम के जो नियुक्ति पत्र में उल्लेख नहीं किया था और आने वाले अगले आदेश तक ये नियुक्ति की गई थी। इसीलिए आज ये कांग्रेस की गलती है जिसकी वजह से मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। क्योंकि कोई भी निगम मंडल आयोग की जो नियुक्ति होती है वो 3 वर्ष की होती है, लेकिन कांग्रेस जो नियुक्ति की थी असमीप काल के लिए नियुक्ति की थी, इसलिए आज मामला कोर्ट पे है। और यदि उस पर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू है, कानूनी रूप से किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो पार्टी जरूर लेगी उस पर। चलिए देखना होगा। इस लिस्ट से कई सारी आवाजें तो उठी हैं, कुछ विरोध में भी और ज्यादातर आवाजें समर्थन में हैं, पर जाहिर तौर पर देखना होगा इस लिस्ट से आगे क्या हासिल होता है। जो असंतुष्ट है उसे पार्टी किस तरह से मनाती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ नेता असंतुष्ट हैं, अभी भी एक और लिस्ट आना बाकी है, लेकिन ये जो लिस्ट आई है, क्या इस लिस्ट में जो तर्क दिए जा रहे हैं विरोधी दलों की तौर से कि चहेतों को स्थान दिया गया, जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही महिलाओं की संख्या को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। लेकिन निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर अंदर का गणित क्या है, ये तो खैर बीजेपी ही बेहतर बता सकती है। लेकिन शायद उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड लिस्ट के बाद ज्यादा बेहतर स्पष्ट हो पाएगा कि किसके हाथ क्या लगा और किसको खाली हाथ जाना पड़ा। खैर, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।